नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स का ये वीडियो नंबर 7 है और आज का हमारा चैप्टर है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि गर्भ के अंदर जो बच्चा है, जो भ्रूण है, इसके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये जानने से पहले आपको हमारा पिछला वीडियो नंबर 6 देखना पड़ेगा, प्लेसेंटा वाला, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि मदर का जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला, वो प्लेसेंटा में कलेक्ट होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से प्लेसेंटल कॉर्ड में आता है और वहां से फीटस तक पहुंचता है, भ्रूण तक पहुंचता है। और भ्रूण का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो प्लेसेंटल कॉर्ड के माध्यम से वापस प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा के माध्यम से मदर तक जाता है। तो ये अगर आप हमारा पिछला वीडियो नंबर 6 देखोगे तो प्लेसेंटा का जो ब्लड सप्लाई है वो आपको पता चलेगा। और ये देखने के बाद अगर आप फीटल सर्कुलेशन देखते हो तो फीटल सर्कुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन समझने से पहले आपको दो चीज के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पहला है अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चा और प्लेसेंटा इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। एक रस्सी के टुकड़े जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो फीटस और प्लेसेंटा को जोड़ता है और उसी माध्यम से ब्लड का सप्लाई भी होता है। तो ये जो प्लेसेंटल कॉर्ड है उसका जो एक एंड है, एक साइड का जो छेड़ा है वो फीटस की जो नाभि होती है, अम्बिलिकस होती है, उसके साथ अटैच रहता है और दूसरा जो एंड है वो प्लेसेंटा का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके आसपास अटैच रहती है। तो ये जो प्लेसेंटल कॉर्ड है इसके इनर स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके पास एक वेइन रहती है जिसका नाम है अम्बिलिकल वेइन और दो आर्टरीज रहती है, दो धमनी रहती है जिसका नाम है अम्बिलिकल आर्टरीज। तो इसके अंदर क्या होता है, अपवाद मिलते हैं। जैसे कि वेइन जो होती है वो कभी भी ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई नहीं करती, लेकिन ये जो अम्बिलिकल वेइन है वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो मदर से लेकर फीटस तक सप्लाई करती है। तो ये यहाँ पे अपवाद मिलता है। और आर्टरी कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सप्लाई नहीं करती, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो दो आर्टरीज है, अम्बिलिकल आर्टरीज, वो फीटस का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसी दो आर्टरी के माध्यम से फीमेल और मदर तक पहुंचता है। तो ये दो यहाँ पर अपवाद मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो आर्टरी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी, वो दो की जगह कई बच्चों, कई फीटस में एक होती है। तो ये जो बच्चा होता है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यानी कि नवजात जो विकृति होती है इससे सफर करता है और वो बच्चा कमजोर रहता है। तो ये हो गया प्लेसेंटल कॉर्ड के बारे में। दूसरा एक स्ट्रक्चर है जिसको जानना बहुत आवश्यक है, वो है हार्ट, हृदय। लेकिन गर्भ के जो बाहर का जो इंसान है उसके हार्ट की हम बात करें तो उस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के दो जो चैम्बर होते हैं उसको बोला जाता है एट्रिया, जो हिंदी में बोला जाता है कर्णक। एक होता है राइट एट्रिया और दूसरा होता है लेफ्ट एट्रिया। और नीचे के दो जो चैम्बर होते हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स और जिनको हिंदी में बोला जाता है क्षेपक। एक होता है राइट वेंट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन ये जो एट्रिया दो होते हैं उनके बीच में एक पर्दा होता है, वो हमेशा के लिए बंद रहता है। और नीचे जो दो वेंट्रिकल्स होते हैं उन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है। लेकिन हम देखें तो राइट जो एट्रिया है और राइट जो वेंट्रिकल है उन दोनों के बीच में एक वाल्व रहता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और हिंदी में बोला जाता है त्रिदलीय वाल्व। तो ये जो वाल्व होता है उसी माध्यम से राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। और दूसरी साइड, लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व आता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, हिंदी में बोला जाता है द्विदलीय वाल्व, और एक दूसरा नाम है मित्रल वाल्व। इन वाल्व के माध्यम से ही एक ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो इस हार्ट चैम्बर के अंदर घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो फीटल है, जो भ्रूण है, उसके हार्ट के अंदर कुछ नॉर्मल चेंजेस मिलते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। फीटल सर्कुलेशन के बारे में हम देखें तो
मदर का जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा से प्लेसेंटल कॉर्ड में आता है और प्लेसेंटल कॉर्ड के अंदर जो अम्बिलिकल वेइन है उसके माध्यम से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फीटस की अम्बिलिकस फीटस की नाभि तक जाता है और इसके बाद ये जो ब्लड है वो बच्चे की जो भ्रूण की पोर्टल वेइन होती है उसके अंदर जाता है और पोर्टल वेइन के बाद ये ब्लड डक्टस वेनोसस में जाता है और डक्टस वेनोसस के बाद दो बाइफर्गेशन होते हैं, दो रास्ते खुलते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा होता है इंफीरियर वेना केवा। ये वेइन होती क्या है? ये वेइन शरीर की जो सिरा होती है वो पतली पतली जो सिरा होती है वो एक दूसरे के अंदर फिट होके एक बड़ा पाइप जैसा वेइन बनाती है जिसको बोलते हैं वेना केवा। तो यहाँ पे दो वेना केवा मिलती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो हार्ट का जो ऊपर का जो शरीर होता है वहां से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को देता है, इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना केवा। और इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की साइड, यानी कि हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है उसके नीचे का जो शरीर होता है वहां से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को देता है, तो इस वेन को बोला जाता है इंफीरियर वेना केवा। ये जो दो वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों का ब्लड राइट एट्रिया जो राइट कर्णक है इसके अंदर, हार्ट के अंदर खुलता है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है कि राइट एट्रिया के अंदर ये सारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आता है और वहां से 75% नॉर्मल हार्ट के अंदर क्या होता है कि राइट एट्रिया से लेकर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा सीधा राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड पहुंच जाता है। लेकिन फीटस के अंदर क्या होता है कि राइट एट्रिया वाला जो ये ब्लड है वो 75% जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रिया में चला जाता है। वहां पे एक छेद होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिल का छेद और मेडिकल भाषा में उसको बोला जाता है फोरामेन ओवल। तो राइट एट्रिया में जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो सीधा इस फोरामेन ओवल के माध्यम से सीधा कहाँ चला जाता है? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। और ये जो लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड है वो बाइकस्पिड और मित्रल वाल्व के द्वारा कहाँ पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। आप सबको पता है कि पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई करता है वो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दबाव आता है, तो वैसे एओर्टा के माध्यम से, एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, उसके माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से पूरे शरीर को ये ब्लड सप्लाई होता है। दोस्तों ये बात हुई 75% ब्लड की, लेकिन बचा हुआ 25% ब्लड है उसका क्या? तो जो बचा हुआ 25% ब्लड है वो राइट एट्रिया से त्रिदलीय वाल्व जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसके माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी वेन के माध्यम से ये फेफड़े यानी कि लंग्स के अंदर जाता है, फीटस के लंग्स के अंदर जाता है। तो ये सिर्फ 25% ही क्यों लंग्स के अंदर गया? क्योंकि लंग्स का एक मेन कार्य होता है कि ब्लड को ऑक्सीजन देना, लेकिन फीटस के पास तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है मदर से, तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड है नहीं, इसीलिए ये 25% जो ब्लड है वो लंग्स को सिर्फ न्यूट्रिशन, मैच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लंग्स की ओर जाता है, वहां पे ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए नहीं जाता है। इसीलिए लंग्स के 25% जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेकर कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर, और लंग्स से लेकर पल्मोनरी जो ट्रंक होता है उसके माध्यम से वापस कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। और लेफ्ट एट्रिया का ये ब्लड बाइकस्पिड वाल्व, मित्रल वाल्व जो होता है, द्विदलीय वाल्व जो होता है, उसके माध्यम से कहाँ पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और फिर जो क्षेपक होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से ये ब्लड पूरी बॉडी को पहुंचता है। लेकिन गर्भ की बाहर की जो दुनिया है उस इंसान की बात करें तो ये जो लेफ्ट एट्रिया से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 100% ब्लड आता है। वहां पे फोरामेन ओवल जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां पे सीधा ब्लड कहाँ आता है?
लेफ्ट राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये पल्मोनरी ट्रंक के माध्यम से 100% ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट हुआ है और ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए लंग्स की तरफ जाता है। लेकिन फीटस के अंदर ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड मदर से आया है, वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं है, और फीटल के अंदर जो लंग्स होते हैं वो भी नॉन फंक्शनिंग है, मतलब उसका भी कोई कार्य नहीं है और वो ना ही कार्य करते हैं, क्योंकि वहां पे अभी उनकी मैच्योरिटी होनी ही बाकी है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है, जो छोटे छोटे गुब्बारों जैसी जो स्ट्रक्चर होता है, वो ही नहीं बना। वो बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन देने के लिए 25% ब्लड लंग्स की ओर जाता है, ना ही कि ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक बाहर की दुनिया का ब्लड सर्कुलेशन और एक फीटल सर्कुलेशन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में। फीटस की जो कार्डियक आउटपुट है इसके बारे में। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, यानी कि हृदय। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि जो हृदय होता है वो 1 मिनट के अंदर बॉडी को कितना ब्लड सप्लाई देती है, तो इसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। तो फीटस की बात करें तो 255 ml पर केजी कार्डियक आउटपुट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फीटस 1 किलोग्राम का है तो वो 255 ml पर मिनट ब्लड सप्लाई पूरी शरीर को देगा, तो ये होता है उसका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है, इसके बाद जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 500 ml पर किलोग्राम हो जाता है। अगर हम अब फोरामेन ओवल की बात करें तो ये जो फोरामेन ओवल है वो जो एक मार्ग है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, ये जो होता है वो जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हो जाता है उसके तुरंत बाद फिजियोलॉजिकली बंद हो जाता है। फिजियोलॉजिकली यानी कि कार्य जो है उसका जो वर्किंग है वो तुरंत स्टॉप हो जाता है। यानी कि जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड हुआ तो ये जो फोरामेन ओवल है वो कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि 100% जो फीटर या बच्चे का जो ब्लड है वो राइट एट्रिया से सीधा ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से सीधा कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और सीधा लंग्स के अंदर जाएगा ऑक्सीजन के लेने के लिए। लेकिन ये जो फोरामेन ओवल है वो एनाटॉमिकली यानी कि स्ट्रक्चरली ये बंद होने में बच्चे को 1 साल लगता है, क्योंकि वहाँ पे सेल ग्रोथ होगी, फिर धीरे धीरे वो दरवाजा जो है वो बंद होगा, जो ओवल है जो गड्ढा है वो बंद होगा। कई बार कई बच्चों के अंदर 100 में से 4-5 जो बच्चे होते हैं उसके अंदर हमेशा के लिए एनाटॉमिकली ये बंद नहीं होता, और पूरी जिंदगी ये जो इंसान होते हैं वो दिल के छेद की जो बीमारी होती है उससे गुजरते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो डिलीवरी होती है वो प्री टर्म होती है। प्री टर्म मतलब नॉर्मल डिलीवरी का जो टाइम होता है वो प्रेगनेंसी का 37 या 40 वीक का होता है, लेकिन बहुत सारी डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है, तो इसको बोला जाता है प्री टर्म प्रेगनेंसी। तो प्री टर्म प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा डिलीवरी हुआ है उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो तुरंत क्लैंप कर देनी चाहिए। क्यों क्लैंप करनी चाहिए? क्योंकि जो डिलीवरी का टाइम होता है उसके अंदर जो मदर है उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, हार्ट रेट हाई रहती है, तो इसके माध्यम से जितना ब्लड प्रेशर मदर का ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर से अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड आएगा और बच्चे के हार्ट को क्या करेगा, फेल कर सकता है। तो प्री टर्म जो बच्चा होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा माल फॉर्मेट होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए प्री टर्म प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी बेबी होता है उसकी जो कॉर्ड होती है उसको तुरंत क्लैंप करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका क्या होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसका एंड तो बच्चे की नाभि के साथ अम्बिलिकस के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अम्बिलिकस के अंदर भी थोड़ा डीप भी थोड़ा होता है। तो सुपरफिशियल जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो टुकड़ा है वो तो डिलीवरी के बाद 7-8 दिन 10 दिन के अंदर क्या होता है, अपने आप गिर जाता है। लेकिन ये जो डीप थोड़ा गया हुआ है फीटस की चाइल्ड की अम्बिलिकस के अंदर, वो आफ्टर सम टाइम अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो थोड़ा टुकड़ा था अम्बिलिकल कॉर्ड का वो
अम्बिलिकल लिगामेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे ज़्यादा साइकिल चला लेते हैं, अगर बड़ों में भी देखा होगा कि हैवी वेट उठा लिया हो तो एब्डोमेन, सीवियर एब्डोमेन पेन होता है, कई बार लूज मोशन भी लग जाते हैं, कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये क्या होता है कि कई बार प्रेशर लगने के कारण ये जो अम्बिलिकल लिगामेंट होती है वो बाइफरकेट यानी कि कहीं थोड़ी खिसक जाती है, थोड़ी मूव हो जाती है, तो इसके कारण ये एब्डोमेन पेन मिलता है। तो अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली ये जो अम्बिलिकल लिगामेंट है वो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। इसको हम कई गांव की भाषा में इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। तो ये खिसकने के बाद गांव के अंदर जो नानी होती है, दादी होती है, वो इसको ठीक भी करती है बिना एजुकेशन, वो एक बड़ी बात होती है। लेकिन कई बार आपने नाम भी सुना होगा, जैसे कि हमारे इलाके के अंदर तो उसको ओमई बोला जाता है। तो ये बिना एजुकेशन भी गांव की जो औरतें होती है वो इस अम्बिलिकल लिगामेंट को ठीक करती है। अब थोड़ी बात करते हैं फीटल लेंथ के बारे में, यानी कि आपने सुना होगा कि इस महीने के अंदर बच्चा इतनी हाइट है, बच्चे की जो फीटस है वो इतनी चौड़ाई है, यानी कि बच्चा नॉर्मल है। तो उसकी जो गिनती होती है वो कैसे की जाती है, तो हम अगर शुरू के जो 3rd मंथ होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट, सेकंड और जो 3rd मंथ कंप्लीट होने का समय होता है वो तो एक एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, वहाँ तो सिर्फ सेल मैच्योर होते हैं, वहाँ पे फीटस इंसान जैसी कोई शक्ल होती नहीं है, तो उसकी जो लेंथ होती है उसका मेजरमेंट करना तो बेकार है। लेकिन जो ओरिजिनल जो मेजरमेंट होता है वो 3rd मंथ से स्टार्ट होता है। तो इसका एक स्केल बना रखा है, स्क्वायर स्केल मेथड, यानी कि बच्चा अगर 3 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर है तो उसको 3 का जो स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि कितना आता है 9, तो क्या हो गया 3rd मंथ के प्रेगनेंसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली बच्चे की लेंथ क्या होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर भ्रूण जो होता है वो 4th मंथ प्रेगनेंसी में होता है तो उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हुआ 16 सेंटीमीटर, यानी कि अगर नॉर्मल जो 4th मंथ की प्रेगनेंसी है उस बेबी का, उस फीटस की नॉर्मल लेंथ क्या होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर। ऐसे होते होते 5 मंथ तक आप स्क्वायर मेथड से इसकी गिनती कर सकते हो। लेकिन छठा जो महीना होता है प्रेगनेंसी का, 6 मंथ के बाद आपको इसको क्या करना होता है 5 से मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ का पता लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर प्रेगनेंसी 6ठे महीने की है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 6ठे मंथ के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस होता है उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे ही 9 मंथ की प्रेगनेंसी की बात करें तो 9 मंथ अगर कोई फीटस का प्रेगनेंसी का चल रहा है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है उसकी जो एवरेज फीटल लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। तो एक जो होता है ये 2 स्केल होते हैं, यानी कि 3rd से लेकर जो 5 मंथ होता है उसको स्क्वायर के हिसाब से गिना जाता है और 6 मंथ से लेकर 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसको 5 के मल्टीप्लाई करके उसको गिना जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात करी फीटल सर्कुलेशन के बारे में और फीटल लेंथ के बारे में। तो आज का हमारा जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो वीडियो है वो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट को हेल्प हो सके, एग्जाम की हेल्प हो सके, पढ़ने में हेल्प हो सके।